सबसे पहले धैर्य बढ़ा लेगा, तैयार कर लेगा अपने मन को कि मुझे कैसे जीना है इन 1-2 मिनट में, और बस उसके बाद इंस्ट्रक्शन देगा हमें क्या करना है। हमें भी हर काम में सफलता मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको जैसी जानकारी है कि शिविर के माध्यम से हम एक कोर्स के रूप में भी इसे देख रहे हैं जो 2 वर्ष का है, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे और 11 विषय, जिसे हमारे दुखों को दूर करने के लिए जो 11 विषय महाराज साहब ने बड़ी गहन चिंतन से निकाले हैं, और इन 11 विषयों के साथ 3 और ऐसे पुस्तकें हैं। कुल 14 किताबों का यह विषय जो 4 सेमेस्टर्स में रखा गया है, उसकी जानकारी आप सबको दी जा चुकी है, और उसकी लीफलेट एक छोटे से ब्रोशर के माध्यम से जो मेरे हाथ में है वो आप सबके लिए काउंटर पे उपलब्ध है। इसके बारे में जानकारी आपको यह जरूर दे दूं कि इसमें जो भी जानकारी है वो जैसे आपको बताया कि वेबसाइट में भी उपलब्ध है, और इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं और काफी भाइयों बहनों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। इसमें आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज काउंटर में एक स्नैपशॉट पिक्चर भी रखी गई है कि कई भाइयों बहनों ने उसकी तरफ से पता चला कि उनको तकलीफें हो रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में, तो इसमें कार्यकर्ताओं ने एक स्नैपशॉट पिक्चर रखी है जिसमें वो आसानी से उन्हें समझा पाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर कोई सज्जन या बहनें अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब सेमी मैनुअल मैकेनिज्म एक रखा है, एक इस फॉर्म के रूप में, जिसे भरने में मिनिमम 1 मिनट का समय लगेगा। वे इस फॉर्म को भरकर हमारे कार्यकर्ताओं को दे देंगे, वो आपके बिहाफ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बड़े संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, जिसमें आप लोगों को असुविधा ना हो। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मूल है कि आपका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना। जो जानकारी आप देंगे उसके आधार पर सिस्टम आप सबको एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करके देगा, और यहाँ से आपके कोर्स की शुरुआत होगी। किताबें आपको मिल चुकी हैं जिसका अध्ययन आपको सेमेस्टर वाइज करना है। इस एनरोलमेंट नंबर के जनरेट होने के ठीक बाद इस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको एक नॉमिनल नामांकन फीस जो 100 रुपए की है वो जमा करनी है, जिसकी रसीद आपको मिल जाएगी। और एनरोलमेंट नंबर के जनरेट होने के साथ साथ इमीडिएटली आपको एक SMS प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देगा, जो आपको बहुत सारी चीजें जिसकी आपको अपेक्षा है, जो आप हमसे बार बार पूछते हैं दिन प्रतिदिन, वो आपको उस वेबसाइट में आपकी मेंबरशिप के माध्यम से सुचारू रूप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और आपने महाराज साहब ने जो आपको शुरू में उद्बोधन दिया है, अगर वो सुनते हैं और उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर विषय बहुत सरल हो जाता है। वैसे ही ये ऑडियो क्लिपिंग्स भी आपको पूरी समय प्रबंधन, शरीर प्रबंधन की सब आपके लिए उपलब्ध रहेगी। आप इसका कितना अच्छा सदुपयोग करें जिसमें कि आप इस विषय पर आगे बढ़ सके, इस विषय को जानने और मानने के अलावा आप अपने जीवन में उतार सके, यह इसका उद्देश्य है। इसी चिंतन में 2 दिन से हम लोगों की काफी प्रश्न उठे और ग्रुप ने हमारा सबके सानिध्य में छोटी छोटी मीटिंग्स की हैं, और इसको जो विषय अभी हमको जब शुरू में हम आए थे तो हमको बड़ा कठिन लगता था, और अभी जो सरल लगने लगा है इसको और सरल बनाने की कोशिश की गई है। तो महाराज साहब से एक विनती है कि महाराज साहब ने कंसेप्ट दिया हम लोगों को कि जैसे हमारे कोर्स का रजिस्ट्रेशन हो तो कुछ स्टडी सेंटर्स बने। तो ये स्टडी सेंटर्स के उद्देश्य क्या होंगे, और जैसा कि महाराज साहब ने अपने पुराने उद्बोधन में कहा था कि इस विषय को आसानी से पढ़ें कैसे, इसे और सरल किया गया है। ये 2 विषयों पर अगर महाराज हम बड़े कृतज्ञ होंगे कि महाराज साहब हमें कृपया जानकारी दें, जिसमें हम इस विषय को बड़ी आसानी से लेकर के बड़ी इफिशिएंटली पूरा कर सकें। जय जी। आपके अध्ययन का विषय बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्ययन के लिए आपके पास पुस्तक तो उपलब्ध है, लेकिन पुस्तक पढ़ना हर व्यक्ति के लिए रुचिकर हो जरूरी नहीं है, या हर व्यक्ति की इतनी साहित्यिक रुचि हो ये भी जरूरी नहीं है, और उसकी समय की व्यवस्था भी ऐसी हो कि वो नियमित अकेले अपने आप पढ़ सके, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए एक चिंतन हुआ कि आप लोग अपने अपने एरिया में एक छोटे छोटे स्टडी ग्रुप्स बना लेंगे, और ये ग्रुप्स आपस में मीटिंग करेंगे। प्रतिदिन करना है प्रतिदिन, अल्टरनेट डे करना है अल्टरनेट डे, या वीकली करना है वीकली।
और उस मीटिंग में आप लोग एक ही सब्जेक्ट सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। उसका लाभ ये होगा कि एक तो आपकी नियमितता बन जाएगी, दूसरा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी हो, कोई शब्द समझ में नहीं आए, कोई वाक्य समझ में नहीं आए, तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और तीसरा, इस माध्यम से आप अपने कोर्स में, अपने सब्जेक्ट में ट्रेंड ही नहीं होंगे बल्कि एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक मौका मिलेगा कि अपने स्वयं के चिंतन को भी दूसरों तक प्रेषित करने का। जब आप स्टडी ग्रुप में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इन चिंतनों के अतिरिक्त भी आपका जो स्वयं का चिंतन होगा वो भी आप दूसरों को बताएंगे, तो उससे हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट, इसमें दूसरे लोगों को भी और हेल्प मिले और अपना चिंतन भी और विकसित होगा। तो उस लक्ष्य को लेकर के कि हम अब इस विषय को अपने अध्ययन का विषय बनाएं, उसके लिए एक मीटिंग शाम को रखी है, लगभग 4 बजे के आसपास। 4 से 4:30 के बीच में आधे घंटे की मीटिंग रहेगी। इस मीटिंग में डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो जिन जिन की भी रुचि हो कि हमें इस सब्जेक्ट में अब और आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इसकी झलक देखी है, पर इसमें और आगे बढ़ना है, इसका सफर लंबा है। तो जो स्टडी ग्रुप्स बनाने में, उसके मेंबर्स बनने में इंटरेस्टेड हो, तो वो शाम को 4 से 4:30 के बीच में यहीं पर पधारने का कष्ट करें। उनको उस समय पूरा बताया जाएगा कि आप किस स्टडी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं उनके एरिया के हिसाब से, और दूसरा उस स्थान का, उस समय का भी वो चयन कर सकेंगे, कब, कहाँ और कैसे हमको पढ़ना है, कैसे मिलना है, ये सब व्यवस्था उस समय सुनिश्चित हो सकेगी। तो 4 से 4:30 के बीच में जो लोग भी इस सब्जेक्ट को अब अपने जीवन में और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लगभग लोगों पूरा पढ़ा है। इस सब्जेक्ट को यदि हम देखें टेक्स्ट बुक में किस पैटर्न में है, तो टेक्स्ट बुक में अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत इस टाइम मैनेजमेंट का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले 4.1 जो सब हेडिंग है, उसमें ये बताया गया है कि समय का स्वरूप क्या है और समय की विशेषताएं क्या है, मतलब जिसका हमको प्रबंधन करना है उसका बेसिक नेचर क्या है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 4.2 में ये बताया गया है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक वास्तव में समय का महत्व कितना किसके मन में रहा है, मतलब समय का महत्व कितना रहा है, इसका वर्णन 4.2 में मिलता है। 4.3 में जाकर के ये बताया गया है कि वर्तमान युग में समय का महत्व कितना माना जा रहा है। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, समय का स्वरूप, समय की विशेषता पहला, समय का महत्व दूसरा प्राचीन काल में, और समय का महत्व वर्तमान काल में तीसरा, इन तीनों के माध्यम से हमें एक समय, टाइम जो एक हेडिंग है, उस टाइम के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। समय का पिक्चर क्लियर हो जाता है कि समय वास्तव में क्या है, कैसा है, इसका महत्व क्या है। ये भूमिका बनने के बाद में 4.4 जो आता है, उसमें बताया गया है कि समय का यदि हम अप्रबंधन करते हैं या दुष्प्रबंधन करते हैं, अनमैनेजमेंट करते हैं या मिसमैनेजमेंट करते हैं, तो उसके परिणाम हमारे जीवन में क्या आते हैं। क्योंकि हमें समय का मैनेजमेंट करना है, तो समय पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समय का मिसमैनेजमेंट चल रहा है और उसका हमारे को ही भुगतान करना पड़ रहा है। जब हमें ये पता पड़ता है 4.4 से कि समय की ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चल रही है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, तो फिर हम तैयार होते हैं कि अब हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। इसलिए 4.5 में जाकर के फिर टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं वो बताए गए हैं, और 4.6 में जाकर के इन थ्योरेटिकल टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम 8 स्टेप्स में प्रैक्टिकली कैसे अडॉप्ट करें उसका वर्णन किया गया। इतना करने के बाद में फिर अंतिम में एक कंक्लूजन है, एक समरी है 4.7 में, जो 2 पेज की रहती है, और फिर 4.8 में एक सेल्फ असेसमेंट शीट है। सेल्फ असेसमेंट शीट ये बताती है कि जब आप कोई चैप्टर चालू करो तो पहले इस शीट को भरने का प्रयत्न करो, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हमारा वर्तमान स्टेटस क्या है, हम किस स्तर पर हैं, हमारा मूल्यांकन कर लें हम स्वयं। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद फिर हम वापस सेल्फ असेसमेंट शीट को भरें और फिर देखें हमारा स्टेटस कितना बढ़ा, हमारा मूल्यांकन स्वयं हम कर डालेंगे। इसके बाद 4-6 महीने के बाद फिर हम एक बार अपना असेसमेंट करें कि अब हमने जो जाना था अध्ययन के माध्यम से, उसका प्रयोग जीवन में कितना किया। इस प्रकार से बारंबार सेल्फ असेसमेंट शीट का उपयोग करेंगे, यानी कि 100 मूल्यांकन सूची का उपयोग करेंगे, तो हम अपना मूल्यांकन करते जाएंगे और हमें एक दिग्दर्शन मिलते जाएगा कि मुझे आगे अब और कहाँ डेवलपमेंट करना है। इस प्रकार का प्रोसीजर ये अध्याय 4 का ही नहीं है, हर अध्याय का लगभग यही प्रोसीजर है। पहले जिसको मैनेज करना है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, फिर उस विषय को लेकर आपके जीवन में क्या गड़बड़े चल रही है और उसका भुगतान आपको किस प्रकार से करना पड़ रहा है,
उसका मैनेजमेंट कैसे करना वो बताया जाएगा, और अंत में एक निष्कर्ष, और निष्कर्ष के जस्ट बाद एक सेल्फ असेसमेंट शीट बताई जाएगी। ऐसा हर अध्याय में क्रम चलेगा। शुरू के 2 अध्याय छोड़ दें तो बाकी सब अध्यायों में ये व्यवस्था रहेगी। शुरू के 2 अध्याय जो है वो इंट्रोडक्टरी अध्याय है, जिसमें पहले अध्याय में सिर्फ लाइफ मैनेजमेंट क्या है वहां तक पहुंचा गया है। उसके लिए सबसे पहले लाइफ क्या है, फिर मैनेजमेंट क्या है, फिर लाइफ में मैनेजमेंट की आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, और लाइफ मैनेजमेंट करना है तो उसकी मूलभूत प्रणाली क्या है, वो सब चीजें उसमें बताई गई है। अध्याय 2 में यह बताया गया है कि चूंकि हमें जेल सिस्टम से लाइफ मैनेजमेंट करना है, और या फिर जेल सिस्टम के आसपास जो अन्य सिस्टम से उनका उपयोग करके लाइफ मैनेजमेंट करना है, तो वास्तव में जेल सिस्टम में ऐसा क्या है जिससे हम मैनेजमेंट कर सकें, ये अध्याय 2 में बताया गया। मतलब जेल सिस्टम को केंद्र में रख करके मैनेजमेंट कैसे हो सकता है उसके तत्व अध्याय 2 में बताए गए हैं। और अध्याय 3 से लेकर के फिर क्रमशः हर चैप्टर में एक एक विषय लिया गया है जीवन का, और उसको कैसे मैनेज करना ये बताया गया। अंत में जाकर 14वें चैप्टर में सिर्फ एक समरी है जिसमें बताया गया कि पूरे 13 अध्याय में आपने क्या पढ़ा है, और 14वें अध्याय के अंत में फिर एक ग्लॉसरी है जिसमें कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए। इतना सब वर्णन अपने को इस पुस्तक का मिला है। कोशिश करना है इसको पढ़ने का हमको एक मानस बनाना, और पढ़ करके फिर इसको जीवन में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं वो तरीके ढूंढना। कठिन पढ़ सकता है, लेकिन किस्से कहानी पढ़ने की मानसिकता से इसको मत पढ़िएगा। आप पढ़िएगा एक टेक्स्ट बुक हम कॉलेज में कैसे पढ़ते हैं उस स्टाइल में पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा डेप्थ में जाकर के इन सब्जेक्ट्स का एक ज्ञान मिल सकता है। अब हम आते हैं वापस द्वितीय सत्र पर, यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के 6 बिंदु हमने जाने। सबसे पहला उद्देश्य निर्माण करना, मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव। दूसरा सही नीतियों का निर्माण करना, यानी राइट पॉलिसीज एंड राइट गोल्स ऑफ द लाइफ। तीसरा सही कार्य सूची बनाना, राइट टू डू लिस्ट। चौथा सही समय सारणी बनाना, राइट टाइम टेबल। पांचवा उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, राइट डेलीगेशन ऑफ वर्क। छठा कार्य का सही क्रियान्वयन करना, राइट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब हम उससे और आगे बढ़ते हैं। 7वां बिंदु आता है समय की बर्बादी से बचना, अवॉइड टाइम वेस्टेज। जब हम किसी कार्य को पहले प्लान करते हैं तो उस समय हमारी आंखें खुली होती है, कहाँ क्या चल रहा है, उस एनवायरनमेंट की स्टडी भी करते हैं, डाटा इकट्ठे करते हैं, और उसको इकट्ठा करने के बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं, और भविष्य के आधार पर वर्तमान में कुछ न कुछ सिद्धांत बना लेते हैं। ये हमारा प्लानिंग पोर्शन होता है। प्लानिंग के बाद जब हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, कार्य को क्रियान्वित करते हैं, तो वहाँ आपको बताया गया था पैटर्न बदल जाता है। अभी तक हम लचीले थे, अब जब हम कार्य क्रियान्वयन की पद्धति में जाते हैं तो उस समय हमारा लचीलापन खत्म तो नहीं होता, लेकिन वो जब लचीलापन भी अब नहीं रहता। अब हम भीड़ के काम करते हैं और दृढ़ता से काम करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों के पैटर्न में अंतर आ जाए। पर एक सावचेती हमको रखना होती है कि भीड़ के काम करने में कभी कभी गड़बड़ का होती है कि हमारे आसपास हमें कुछ भटकने के माहौल मिलते हैं, और उन भटकने के माहौल में यदि हमारा ध्यान चले जाए तो हम भटक भी सकते हैं। इसी के लिए पॉइंट बनाया गया है अवॉइड टाइम वेस्टेज। जब हम किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो टाइम वेस्टर्स हमें कहीं मिलेंगे जो हमें ललचाएंगे, आकर्षित करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करेंगे, थोड़ी देर ये कर लो उसके बाद अपना काम कर लो। पर हम भटक नहीं जाए उसके लिए पहले से हमें सावचेत होना पड़ेगा। घोड़े को जब दौड़ाया जाता है तो घोड़े के आसपास में 2 पट्टियां होती हैं। ये पट्टियों की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि घोड़ा जितना तेजी से दौड़ता है उतना ही उसमें चंचलता भी अधिक होती है। जो व्यक्ति डल है उसमें चंचलता भी कम मिलेगी, तो वो भटकनों के अवसरों से भी कम प्रेरित होता है। लेकिन जो व्यक्ति फास्ट है, जो व्यक्ति लक्ष्य भेदी प्रयत्न कर रहा है, तो उसको चंचलता अधिक होती है, और चंचलता अधिक होने से उसके भटकने के अवसर भी अधिक होते हैं। एक सामान्य व्यवस्था ही है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे आसपास पट्टियां रख लेना है जिससे हमारा मन भटके नहीं। ये पट्टियां ही हैं अवॉइड टाइम वेस्टेज। हमें ध्यान में लेना है
वेस्टेज का कारण किसको बनाते हैं, पहले उसको देख लें। एक व्यक्ति बोलता है कि देखो ये रोड बराबर नहीं है, 4 घंटे का सफर था, 6 घंटे पूरे हो गए, रोड्स ठीक होनी चाहिए, प्रशासन को बोले व्यवस्था ठीक करें। कोई व्यक्ति बोलता है देखो हमारे यहाँ बिजली की, पानी की सुविधाएं बराबर नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो इतना। हम जानते तो हैं, सोचते भी कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हमेशा दूसरों को बहाना बना करके हम बचना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोलता है देखो 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, ये इंडियन रेलवे हमेशा लेट करती है। मतलब बहाना कौन? हमारे टाइम वेस्टेज का इंडियन रेलवे। ये सोच हमारी बहुत गलत है और बहुत संकीर्ण है। हम इतने बह जाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की दोष दिखते हैं, पर यहां पर हमें ये जानना है